हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आई स्पेस चैनल। आज है डेट 24 अगस्त 2023 एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे बारे में आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। आज करंट इशू एनालिसिस का स्टार्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक हम चंद्रयान 3 के बारे में ना पढ़ें। देखिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। कल 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे हम सभी ने देखा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ द मून पे गया और हम सभी के लिए उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। मैं देख रहा था कि इसरो की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस टाइम पे 8 मिलियन लोग उसको लाइव देख रहे थे। तो ये दिखाता है कि कितना इंथुजियाज्म है इंडिया के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म था इस पर्टिकुलर लॉन्च के लिए। नाउ ये है यहाँ पे इसरो का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, चंद्रयान 3 मिशन ने कहा है, इंडिया आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। मतलब एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। जो ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे है ये इसरो चीफ के सर सोमनाथन के, जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था, जब हमारा जो विक्रम लैंडर मून की सतह पे पहुंच गया था, उसके बाद जब सर सोमनाथन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी ब्रिक्स की समिट में हैं, उनको जब एड्रेस किया तो उनके जो पहले वर्ड थे ना, सर वी आर नाउ ऑन द मून। मतलब उस टाइम इतने गूज बम्स निकल रहे थे ना, बताओ नहीं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रोपेलेंट क्या होते हैं, लॉन्चर क्या होते हैं। तो इसी के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल है भारत एनकैप के बारे में। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा ग्लोबल एनकैप रेटिंग के बारे में। ग्लोबल एनकैप रेटिंग में क्या होता है कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको स्टार रेटिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द कि उनकी सेफ्टी रेटिंग किस तरीके से है। उसी तरीके से नाउ अब भारत भी लेके आया है भारत एनकैप रेटिंग, जिसमें व्हीकल्स को रेटिंग दी जाएगी 1 से लेकर 5 स्टार के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर सेफ्टी रेटिंग। तो देखिए, इंडिया अब जो भारत एनकैप है उसको अक्टूबर से ही क्या करने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है। क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम है उसको अक्टूबर से लॉन्च करने जा रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये क्रैश टेस्टिंग होगी वो उन व्हीकल्स के लिए होंगी जिनकी जिनका जो वेट होगा वो 3500 kg तक होगा। मतलब इससे ज़्यादा एक्सीड होगा तो उनके लिए ये क्रैश टेस्टिंग नहीं की जाएगी। सिर्फ 3500 kg तक जो व्हीकल्स होंगे उनकी क्रैश टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो सीट होगी, मतलब 8+1 सीट तक की जो व्हीकल होंगे उनके लिए ये टेस्टिंग की जाएगी। यानी एक तो ड्राइवर की सीट प्लस 8 जो पैसेंजर होंगे, टोटल जो कैपेसिटी होगी वो 9 कैपेसिटी होगी किसी व्हीकल की, उनके लिए क्रैश टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो ये टेस्टिंग होगी वो बेस्ड होगी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अकॉर्डिंग ये क्रैश टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो टेस्टिंग होगी वो 3 पैरामीटर पे होगी। पहला जो पैरामीटर है वो है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, सेकंड है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड थर्ड है सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो कि किसी भी कार में होती है। इन पैरामीटर के हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। जब टेस्टिंग होगी, क्रैश टेस्टिंग होगी, तो वो अलग अलग तरीके से होगी। एक तो होगी फ्रंटल ऑफसेट टेस्टिंग होगी, इसके अलावा साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग होगी और इसके अलावा पोल साइड इम्पैक्ट टेस्टिंग होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट फिजिक्स में टेस्टिंग होगी, पैरामीटर्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी व्हीकल को क्या की जाएगी, रेटिंग दी जाएगी। और वो रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होंगी, 1 से लेकर 5 स्टार के बीच में होंगी। और अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी ऑफ द एनी व्हीकल उसको क्या किया जाएगा, सेफ्टी रेटिंग दिया जाएगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है ये सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से, व्हीकल लॉन्चिंग के हिसाब से, क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कार की मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें आगे बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है कि इंडिया इन चीज़ों में भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नाउ दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं हम। ये देखिए, ये सारी जो चीज़ें लिखी है ना मैंने, वो आर्टिकल जो मैंने दिखाया आपको उसमें से निकाली हुई है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें बताई हुई है मैंने, जो अभी तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी तक आपको बताई है। नाउ हम बात करते हैं लिकारोमिक ला फुक्से रोड। हो सकता है मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, बट आप बेयर कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये लिकारोमिक ला फुक्से रोड कहाँ है, ये है लद्दाख में। अभी क्या है ना, हमारे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करा है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो कि ये है लिकारोमिक ला फुक्से रोड, जो कि लद्दाख में है, डेमचौक सेक्टर। अभी डेमचौक सेक्टर का है, अभी बता देता हूँ मैं एक बार, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप और ये है लद्दाख का मैप इधर। अब आप देखेंगे इसमें ये है डेमचौक यहाँ पे, तो ये है डेमचौक रीजन
और इसी डमचौक रीजन में ये बनाया जा रहा है। अब देखिए जो ये रोड है ना, इसका जो एल्टीट्यूड है, ये देखिए जो ये एल्टीट्यूड है ना 9400 फीट है, जो कि अभी तक का जो एग्जिस्टिंग हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो उमिंगला, जो कि लद्दाख में ही है, याद रखिएगा, इससे भी ज़्यादा ऊंचा है ये। कौन सा? लिकारो मिकला फुक्से रोड, ठीक है। इसके अलावा बीआरओ के अदर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे सिंकुला टनल प्रोजेक्ट हो गया या यूमा एयरफील्ड प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो ये रोड बनाई जा रही है, इसका रोड का एम क्या है? टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द मिलिट्री आउटसाइड। जो कनेक्टिविटी देगा, ये जो रोड है वो कनेक्टिविटी देगा मिलिट्री आउटपोस्ट इन द सेंसिटिव फुक्से सेक्टर में। तो ये फुक्से सेक्टर का है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियर। समझ रहे हैं आप बात को? इसके अलावा देखिए आप सभी को पता है, चाहे एलएसी के रीजन में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर रीजन हो, यहाँ सभी इन सभी एरियाज़ में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बीआरओ यहाँ पे क्या कर रही है? कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? देखिए कंस्ट्रक्शन इसलिए होगा क्योंकि आप सभी को पता है चाइना इधर से क्या कर रहा है? इलीगल कंस्ट्रक्शन करते जा रहा है हमारे बॉर्डर के अलाउंग। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमें भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बॉर्डर के अराउंड कंस्ट्रक्शन करें, सो डेट हम अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस केस में जो डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उसको जल्दी जल्दी किया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे, आपने सुना होगा दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ये दौलत बेग ओल्डी रोड, ये ओल्डी रोड भी कहाँ है? ये देखेंगे आप, ये लद्दाख वाले रीजन में। और जो ये हरे हरी लाइन दिख रही है आपको, ये है दौलत बेग ओल्डी रोड। ये गालवान वैली है, देखें गालवान वैली आप सभी को पता है 2021 के टाइम पे ये न्यूज़ में था। पेंगोंग सू लेक है, यहाँ पे चुसुल है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी जो ये नाम है आप सभी को याद रखने हैं, और ये कौन से एरियाज़ में, ये भी आपको याद रखना है। नाउ अगले आर्टिकल की तरफ हम पढ़ते हैं। अभी देखिए आरबीआई ने क्या किया है? एक पब्लिक टैग प्लेटफॉर्म लाए हैं। ये पब्लिक टैग प्लेटफॉर्म क्यों लाए हैं? फॉर द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत कम है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब जैसे बैंकों के द्वारा जो लोन दिया जाता है और जो अदर एनबीएफसी के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसमें बहुत सारे पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है। आप सभी को पता है कोलेटरल चाहिए होता है, गवाह चाहिए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं छोटे छोटे लोन के लिए भी। इससे क्या होता है कि जो छोटे एमएसएमई सेक्टर के जो लोग होते हैं या एग्रीकल्चर में जो लोन मिलना चाहिए लोगों को, वो टाइमली नहीं मिल पाता है, जिसमें क्या होता है ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जिन लोगों को रियल में लोन की ज़रूरत होती है उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। तो अब आरबीआई ने एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म लाए हैं जहां से जो क्रेडिट जो एसेस ऑफ क्रेडिट होगा वो आसानी से हो जाएगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। अब देखिए इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म में क्या होगा? इसमें ये होगा एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेट विल हैव ओपन आर्किटेक्चर, जिसे हम कहेंगे ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? देखिए अब मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट होता है जो दो एप्लीकेशन के बीच में क्या करवाता है? मीट करवाता है। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए ये एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से क्या होता है, दो एप्लीकेशन आपस में क्या कर सकती है? इंटरेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। जैसे ये जोमेटो है, ठीक है, ये जोमेटो है, और यहाँ जोमेटो, ठीक है, और यहाँ पे अपना गूगल मैप है, ठीक है, यहाँ पे गूगल मैप है। अब देखिए जो जोमेटो है ना, जोमेटो में आप देखेंगे ना, आप क्या करते हो, आप देख पाते हो कि जो डिलीवरी वाले भैया हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, आप देख पाते हो। बट जो ये आप देख पा रहे हो, जो ये मैप यूज कर पा रहे हो आप जोमेटो में, ये जोमेटो का मैप नहीं होता है, ये होता है गूगल मैप का मैप। अब ये गूगल मैप का मैप आप किस तरीके से जोमेटो में यूज कर पा रहे हो? ड्यू टू द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई की मदद से कर रहे हो आप। तो ये एपीआई क्या है? इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर है किसका? गूगल मैप का, जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना मैप किसको दे पा रहा है? जोमेटो को दे पा रहा है। तो इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म में क्या होता है ना, डिजिटली मीन्स के द्वारा क्रेडिट को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि इवेलुएट होंगी बहुत सारी चीज़ें कि बोरोवर है, मतलब जो बोरो कर रहा है, उसकी एबिलिटी है कि नहीं है, वो लोन को रिपे करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा उसके जो क्रेडिट एग्रीमेंट होंगे वो भी इस डिजिटल वे में होंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस होगी वो 3 पिलर के हिसाब से होगी। एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, इसके अलावा एक्सपोजर रिस्क मेजरमेंट किया जाएगा, डिफ़ॉल्ट रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब देखिए तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि डिजिटल वे में अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्रेडिट को प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जिनको
ज़रूरत है, किसकी क्रेडिट की ज़रूरत है, और जो लोग आसानी से लोन को पे भी कर सकते हैं, ठीक है, सो डैट कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हमारी क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है हमारे आरबीआई का। अब इसमें जो डेटा सोर्स है, देखिए किसी भी जब हम डिजिटल काम करते हैं उसमें डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर से हो गया। जैसे ये देखिए इनके पास क्या होता है, जैसे आप बैंकिंग हो गया या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हो गया, इस इनके पास क्या होता है, डेटा होता है उन लोगों का जो कि बैंकिंग को यूज़ करते हैं। तो इनके डेटा से ही हम क्या करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही क्या करेंगे, लोन को फॉरवर्ड करेंगे या डिलीवर करेंगे। तो ये डेटाज़ कहाँ से होंगे, अकाउंट एग्रीगेटर से, बैंक से, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से, या जो डिजिटल आइडेंटिटीज अथॉरिटी होती है। अब देखिए स्कोप्स एंड कवरेज क्या होगा, देखिए जो ये लोन टाइप होगा, मतलब किन किन को दिया जाएगा। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड और जो डेयरी लोन्स होते हैं, एमएसएमई लोन्स होंगे, ठीक है, इन सभी को दिया जाएगा विदाउट कोलेटरल। लोन होंगे, कुछ ऐसे लोन्स होंगे जो विदाउट कोलेटरल होंगे, कुछ पर्सनल लोन्स होंगे, कुछ होम लोन होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लोन डिलीवर किए जाएंगे ऑनलाइन वे में। अब इस डेटा का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, देखिए डेटा का इंटीग्रेशन जैसे आधार की केवाईसी होगी, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, ठीक है, आधार ई साइनिंग होगी, लैंड रिकॉर्ड दिए जाएंगे, सैटेलाइट डेटा हमारे पास होगा, पेन वैलिडेटेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए जब हम कभी भी लोन देने जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम देते हैं, चाहे अपना आधार कार्ड हो, चाहे लैंड रिकॉर्ड्स हो या पेन हो, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या होंगे, ई तरीके से होंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी ये सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी तब जाके हम डिजिटली लोन दे पाएंगे किसी भी बोरोवर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव है और डेवलप किया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ अगले आर्टिकल की तरफ, अच्छा तो इसका बेनिफिट्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बेनिफिट्स वही होगा, देखिए एक तो जो एसेस टू क्रेडिट होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। जब ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी तो जो इफ़िशियंसी और स्केलेबिलिटी है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगला आर्टिकल है मीडिएशन के बारे में। अब देखिए मीडिएशन क्यों है न्यूज़ में, मीडिएशन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मीडिएशन बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, मानसून सेशन में। तो हमें मीडिएशन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मीडिएशन GS2 आपको पता है, GS2 जो पॉलिटी है GS मीन्स में यूपीएससी के, वहाँ ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जो मीडिएशन होते हैं, मीडिएशन के अलग अलग टाइप होते हैं। मीडिएशन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक मीडिएटर की तरह काम करती है, और जो डिस्प्यूट होता है उसको म्यूचुअली एग्रेबल रेजोल्यूशन होता है, मतलब एमिकेबल वे में जो डिस्प्यूट होता है इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं, वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, मीडिएशन हो गया। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं सो डेट आपको चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आर्बिट्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, देखिए आर्बिट्रेशन में एक आर्बिटर ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, ठीक है। देखिए जो डिस्प्यूट होता है, देखिए सबसे पहले जो ये मीडिएशन हो रहा है वो किस चीज़ के लिए हो रहा है, जो डिस्प्यूट के लिए हो रहा है। अब देखिए आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में जो डिस्प्यूट होता है ना वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाता है। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है और ये डिस्प्यूट किसके सामने रखा गया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रखा गया, जो कि डिसीजन देखी पर्टिकुलर डिस्प्यूट के बारे में। और जो आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन दिया जाता है ना उसको डिसीजन ना कह के अवार्ड किया जाता, अवार्ड बोला जाता है। मतलब अगर कोई भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसे अवार्ड बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो डिस्प्यूट जब आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाता है उसके बाद जो डिसीजन आता है वो डिसीजन क्या होता है, बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टीज़ पे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, माइन्यूट डिटेल्स हैं बट दे आर वेरी वेरी रिलीवेंट फॉर अस, ठीक है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है। तो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आप समझ गए डिसीजन क्या होता है, अवार्ड हो गया, बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे, ठीक है। जो ट्रायल चलते हैं उससे थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है, रूल ऑफ एविडेंस आर ऑफन रिलैक्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो आर्बिट्रेशन डिसीजन है उसके अगेंस्ट आप अपील, मतलब उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, बट सम एक्सेप्शन है जहाँ पे आप अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन आप समझ गए, एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाएंगे, वो जो डिसीजन देगी वो डिसीजन को अवार्ड करेंगे, और जो अवार्ड होगा वो दोनों ही पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो ये आर्बिट्रेशन होता है वो थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रायल जो कि कोर्ट्स में चलते हैं।
अब कंसिलिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंसिलिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इस कंसिलिएशन में क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये आर्बिट्रेशन था ये क्या था, बाइंडिंग था, बट कंसिलिएशन में क्या है, ये नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, मैं बता देता हूँ। इसमें एक थर्ड पार्टी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सिलेटर, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिलेटर करते हैं। ये जो कॉन्सिलेटर होता है ना, ये असिस्ट करता है पार्टी को। किस चीज़ में असिस्ट करता है? ताकि वो अपना जो डिस्प्यूट है ना उसे एमिकेबल वे में सेटल कर सकें। समझ रहे हैं आप बात को? और जो ये कंसिलिएशन होता है ये लेस फॉर्मल होता है आर्बिट्रेशन से। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, जो आर्बिट्रेशन होता है वो ट्रायल कोर्ट से लेस फॉर्मल होता है और कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन से भी लेस फॉर्मल होता है। अब देखिए जो पार्टीज होती है ना वो फ्री होती है, चाहे वो रिजेक्ट करे इसकी रिकमेंडेशन को, किसकी, कंसिलेटर की, चाहे इसको एक्सेप्ट करे, ये फ्री होती हैं। चाहे वो रिजेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो एक्सेप्ट कर सकती है कंसिलेटर की रिकमेंडेशन को। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है ना कि जो पार्टीज हैं इनको जो अगर देखिए इन्होंने कोई सेटलमेंट डॉक्यूमेंट को ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अगर सपोज ये एक सेटलमेंट पे आ गए हैं और उन्होंने एक सेटलमेंट को ड्रॉ किया है, तो उस केस में बोथ पार्टीज़ को, जो कंसिलेटर्स हैं, उसकी बात को मानना पड़ेगा। मतलब उसका जो फाइनल डिसीजन होगा ना उसको मानना पड़ेगा। सपोज देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाउएवर इफ बोथ पार्टीज एक्सेप्ट द सेटलमेंट डॉक्यूमेंट ड्रॉन बाय द कंसिलेटर इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ। अगर सपोज देखिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट को ड्रॉन करा है, मतलब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है, उन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि दोनों पार्टी ये चीज़ें करेंगे। अगर ये दोनों पार्टी इस डॉक्यूमेंट पे सेटल हो गए तो फिर उस केस में क्या होगा, कंसिलेटर की बात को दोनों पार्टी को क्या पकड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नाउ हम बात करते हैं मीडिएशन की बात को। अब मीडिएशन में क्या होता है, देखिए अभी तक इन दोनों में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल थी या एक कॉन्सिलेटर था। बट अगर हम बात करेंगे मीडिएशन की तो मीडिएशन में क्या होगा ना, एक इम्पार्शियल पर्सन होगा जिसे हम मीडिएटर कहेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, मीडिएटर करेंगे, जो हेल्प करेगा दोनों पार्टीज़ को कि अपनी डिस्प्यूट, जो अपना डिस्प्यूट है आप उसको रिजॉल्व करिए एमिकेबल वे में, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल वे में। बट यहाँ पे देखिए जो मीडिएटर होगा मीडिएटर होगा डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट। देखिए अभी तक हमने देखा कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में डिस्प्यूट को डिसाइड कौन कर रहा है, इसमें ट्रिब्यूनल कर रही है और कंसिलिएशन में कंसिलेटर कर रहा है। बट यहाँ पे मीडिएशन में जो मीडिएटर होगा ना वो सिर्फ एक जरिया बनेगा कि भाई वो एक उन दोनों को समझाए कि भाई आप म्यूचुअली एक्सेप्टेबल वे में अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। बट ये मीडिएटर ये नहीं कह सकता, ये मीडिएटर उन दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है ना उसको उस पर कोई डिसीजन नहीं देगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीडिएटर डज नॉट डिसाइड डिस्प्यूट बट हेल्प, वो सिर्फ क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई तुम दोनों क्या कर लो, आपस में म्यूचुअली एक्सेप्टेबल वे में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो। समझ रहे हैं आप बात को? अब निगोसिएशन में क्या होगा, अब देखो निगोसिएशन में क्या होगा, निगोसिएशन में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, कोई कंसिलेटर नहीं रहेगा, कोई ट्रिब्यूनल नहीं रहेगी। सिंपली दो पार्टी आपस में आएंगी, अपने जो डिस्प्यूट होंगे उनको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल वे में रिजॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ये दो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इन दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। अब बाद में क्या हुआ, उन दोनों को रियलाइज़ हुआ ना यार मैं गलत हूँ, मतलब मैं सही हूँ गलत हूँ जो भी है, दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों को ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये खुद ही आपस में आएंगे, मतलब इनके बीच में कोई मीडिएटर, कंसिलेटर और ट्रिब्यूनल नहीं आएगी, वो खुद ही आपस में आएंगे और आपस में क्या कहेंगे कि देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ निगोसिएशन करके जो अपना डिस्प्यूट है ना उसको सेटल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो मोस्ट कॉमनली किन में देखा जाता है, जैसे बिजनेसेस में हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो गवर्नमेंट के ब्रांचेस हो गए उनके बीच में निगोसिएशन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम पर्सनल वे में देखें तो जैसे मैरिज, डिवोर्स या पेरेंटिंग या एवरीडे लाइफ में भी हम क्या करते हैं, निगोसिएशन करते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है मैंने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आप चाहे तो पॉज करके वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है, देखिए अभी ये न्यूज़ में इसलिए था ना हाउसिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कि एक कमेटी सेटअप की थी जिसके चेयरमैन थे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा इसमें ये मुद्दा है कि जो स्टॉल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है, स्टॉल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि ऐसे जो कि जिनको बनाया गया और फिर उसके बाद उस पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टॉल रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ है ना कि उन्होंने कहा कि जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उनको रिवाइव करने के लिए सजेशन दिए हैं, रिवाइव करने के लिए सजेशन दिए हैं और उन्होंने कहा है
कि जो भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो जो डेवलपर हो, फाइनेंसर हो या लैंडर अथॉरिटी हो, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हेयर कट, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हेयर कट टू मेक प्रोजेक्ट वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल। अब हेयर कट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने बाल काट देंगे तो जो ये फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है वो वाइबल बन पाएंगे। हेयर कट का मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये प्रोजेक्ट जो स्टेट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उनकी दशा को यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो 4 लाख स्ट्रेस ड्वेलिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूँ आपको कि 44% जो स्टॉल प्रोजेक्ट हैं वो तो नेशनल कैपिटल रीजन में है। इसके अलावा जो 21% जो स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं वो मेट्रोपोल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। अब यहाँ पे देखिए हेयर कट का मतलब क्या हुआ। हेयर कट का मतलब देखिए जो ये स्टॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, स्टॉल प्रोजेक्ट मतलब ऐसे बिल्डिंग वगैरह जो कि बनाई गई बीच में और उसके बाद उसका काम रोक दिया, अब ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकता है इसमें लिटिगेशन इशू हो सकता है इसमें जो डॉक्यूमेंट के जो इशू हो, ये सारे इशूज़ की वजह से जो प्रोजेक्ट होते हैं ये स्टॉल्ड हो जाते हैं रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। अब देखिए हेयर कट में क्या होता है। अब हेयर कट में क्या होता है कि जैसे ये स्टॉल प्रोजेक्ट है, अब क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है ना, ये वाइबल प्रोजेक्ट है, अगर इसमें मतलब थोड़ा बहुत सुधार किया जाए तो इसको वाइबल बनाया जा सकता है, इसको आगे इसको पूरा किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। बट अब क्या होगा ना, जैसे ये प्रोजेक्ट है, अब इस प्रोजेक्ट में हेयर कट कैसे होगा, हेयर कट कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। हेयर कट मतलब इसकी जो मार्केट वैल्यू होनी थी ना 1 करोड़ थी, सपोज इस प्रोजेक्ट की 1 करोड़ थी, बट हेयर कट में क्या होगा ना, हेयर कट में क्या होगा, हेयर क्योंकि ये इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, अब ये इंस्टॉल प्रोजेक्ट है तो इसकी जो वैल्यू होगी डिग्रेड हो गई होगी। अगर मार्केट वैल्यू पहले इसकी 1 करोड़ रही होगी तो अब इसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई 8 लाख रुपये। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम इसको अगर देखें ये इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, अब कोई बंदा है इसको लेने वाला है, ठीक, अगर ये पूरा हो जाता तो इसकी 1 करोड़ वैल्यू हो जाती। बट अब ये इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जो ये लेने वाला बंदा है ये कह रहा है नहीं मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा भाई आपको, मैं तो आपको ये तो 50 लाख रुपए दूंगा या तो 70 लाख रुपए दूंगा, अगर मानना है तो आपको मानो वरना मैं नहीं लूँगा इसको। तो अगर ये नहीं मानेंगे तो प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टॉल का स्टॉल्ड ही रहेगा, ठीक है, आगे इसकी फिजिबिलिटी पड़ेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे 1 करोड़ का ना बेच के इसको 70 करोड़ में 70 लाख में ही बेच देंगे। हम बोले चलो छोड़ो यार 70 लाख में ही तुम ये ले जाओ। तो जो ये 30 लाख रुपये है ना, 1 करोड़ से 30 लाख रुपये कम हो गया, तो ये जो 30 लाख रुपये का हमने कम किया है ना उसको बोलते हैं हेयर कट। समझ गया आप बात को, तो उसको बोलते हैं हेयर कट। तो हेयर कट रिफर टू लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एसेट बीइंग यूज्ड एज ए कोलेटरल फॉर लोन। समझ रहे हैं आप बात को। तो अब एक समझ गए। अब देखिए जैसे ये प्रोजेक्ट है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1 करोड़ रुपये लगेंगे, 1 करोड़ रुपये लगेंगे। इस प्रोजेक्ट की कोलेटरल वैल्यू हमने मानी 1 करोड़ रुपये। बट मैं बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक के पास लोन लेने गया, ठीक है, 1 करोड़ का। मैंने बोला देखो भैया मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। बैंक ने बोला भैया देखो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, इसकी फिजिबिलिटी तो कुछ है नहीं, ऐसा करूँगा मैं तुम्हें 70 लाख रुपये दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें 70 लाख रुपये दूंगा, 70 लाख से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो, तो 23 लाख रुपये का क्या हो गया, हेयर कट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेयर कट होता है। एक होता है राइट ऑफ, एक होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब वो लोन जो कि अब एसेट में नहीं जोड़ा जाएगा, वो लोन जो अब एसेट में नहीं जोड़ा जाए। इस वजह से बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं वो अपने एनपीए को कम करने के लिए इस एनपीए को राइट ऑफ कर लेते हैं, और जब वो राइट ऑफ कर देते हैं तो वो एसेट में गिना नहीं जाता है, तो उनकी जो वो बुक होती है, ठीक है, वो अकाउंट बुक होती है, उसमें इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ गए। अब जो रिकमेंडेशन दी है किसने, ये अमिताभ कांत की जो कमेटी थी उन्होंने जो रिकमेंड दिया है टू मेक फिजिबल दीज इंस्टॉल प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या क्या वो दिया है उन्होंने रिकमेंडेशन। एक तो रिहेबिलिटेशन पैकेज, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि देखो भाई इनको रिहेबिलिटेशन कुछ पैकेज दो सो डैट ये अपने जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा कर पाए। इसके अलावा जीरो पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, जैसे कोविड-19 का टाइम था जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो जीरो पीरियड में इनके पास जो लोन था उस लोन को माफ़ कर दीजिए आप। उसको को डेवलपर में एक होता है डेवलपर जो मेन बिल्डिंग को बना रहा है, दूसरा होगा को डेवलपर। तो को डेवलपर को बोला गया कि असिस्ट करो भाई डेवलपर को, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके। पार्सल सरेंडर पॉलिसी में क्या बोला है, पार्सल सरेंडर पॉलिसी में बोला है कि किसी भी डेवलपर को बोला कि भाई आप पे जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है ना, आप पे जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है मतलब आप पे बचा हुआ जो ड्यू है ना, उस ड्यू को आप भर सकते हो अगर आप उस लैंड को हमें दे दो जो आपके पास अनयूज्ड है, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा
जो नो पेनल्टी ऑन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, बोला है कि भाई जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है उस पर पेनल्टी मत लो। उसके बाद बोला है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट में ये एक लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, मतलब जब जो डेवलपर है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जब वो आपका लोन नहीं दे पा रहा है या इंस्टॉल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, जो बैंकरप्ट हो गया, तो तब जाके इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को लास्ट में आप यूज करना। इसके अलावा रेरा के बारे में पढ़ा है, आप सभी को पता है रेरा, रेरा क्या है, रेगुलेशन रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि 2016 में आया। इसको बोला गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे रजिस्टर होने चाहिए रेरा एक्ट 2016 में, ठीक है। इसके अलावा ये कहा है कि जो अगर रेरा शुड आइडेंटिफाई मोस्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल एंड प्रोवाइड रेजोल्यूशन। देखिए क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे रेरा प्रोजेक्ट हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, तो उसको रेजोल्यूशन के लिए कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं रेरा को ये बताना है। तो ये सारी रिकमेंडेशन दी गई है यहाँ पे, किसके द्वारा, जो ये कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CEO अमित कांत जी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ यहाँ पे है डेमन पार्टिकल के बारे में। डेमन पार्टिकल के बारे में है, अभी क्या हुआ है ना कि एक रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, इन्होंने एक पार्टिकल को डिस्कवर करा है, ठीक है। वो पार्टिकल क्या है, मासलेस पार्टिकल है, जिसे हम डेमन पार्टिकल कह रहे हैं। अब इस डेमन पार्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो डेमन पार्टिकल है ना, ये क्या कर सकता है, सुपर कंडक्टर्स को बना सकता है एट रूम टेम्परेचर पे। अभी डेमन पार्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा डेमन पार्टिकल क्या है। अब इस ये जो डेमन पार्टिकल है, जो कि मासलेस पार्टिकल है, ये फिजिबल बना सकता है सुपर कंप्यूटर को जो कि फंक्शन करेंगे रूम टेम्परेचर पे। देखिए अभी तक सुपर कंप्यूटर, देखिए पहले तो मैं सुपर कंप्यूटर समझा देता हूँ और फिर ये रूम टेम्परेचर की बात क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी समझा लूँगा। देखिए सुपर कंप्यूटर नहीं, सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। मतलब ये कोई रॉड है जो कि ये सुपर कंडक्टर है, और इस रॉड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस हो रही है, यानी कि जीरो रेजिस्टेंस, नियर जीरो रेजिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से दौड़ रही है, कंडक्ट कर रही है। तो जो ऐसे 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 जो भी वो होते हैं, कंडक्टर होते हैं या कोई मैटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करवाता है, उससे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। बट यहाँ पे एक वो होती है, क्या कंडीशन होती है कि सुपर कंप्यूटर को अगर हमें अभी के हाल में जो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर सुपर कंप्यूटर को अगर हमें दिखाना है, मतलब सुपर कंप्यूटर तक जाना है, तो सॉरी बार बार सुपर कंप्यूटर आ रहा है मेरे मुंह में, आप समझ लीजिए सुपर कंडक्टर। तो जो सुपर कंडक्टर के पास अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा लो ले जाना पड़ेगा, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम टेम्परेचर तक हमें जाना पड़ेगा, तब जाके सुपर कंडक्टर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। बट इतने लो टेम्परेचर पे जाना और फिर उसके बाद सुपर कंडक्टर्स को बनाना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। इसलिए क्या हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे ही अगर सुपर कंडक्टर्स को बनाई जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमें। अब देखिए सुपर कंडक्टर्स अच्छे क्यों हैं हमारे लिए, देखिए एक तो देखिए सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो जो लॉसेस है ना, एनर्जी के लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, और एनर्जी के जो लॉसेस हैं अगर वो कम हो जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को। तो ये चीज़ें अभी जो कोरियन साइंटिस्ट है उन्होंने भी कहा है कि हमने जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको डिस्कवर कर दिया है एट रूम टेम्परेचर पे, बट उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। तो अभी डेमन पार्टिकल्स, जो ये डेमन पार्टिकल्स है, कह रहे हैं कि ये फिजिबल बना सकते हैं सुपर कंडक्टर्स को एट ए रूम टेम्परेचर पे। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब ये डेमन पार्टिकल्स क्या है ना, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट कराया गया था डेविड पाइंस ने 1956 में। इसमें क्या है ना, ये थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पास होता है किसी सॉलिड से, ठीक है, तो ये एक यूनिक बिहेवियर को एग्जिबिट करता है, दिखाता है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है ना, ये मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि ये एक तो इसके पास मास नहीं है, ठीक है, एंड इट मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इट टू एग्जिस्ट फ्रॉम प्लाज्मॉन्स। देखिए एक तो इसके बाद मास नहीं है इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बाद, और ये ऊपर से ये क्या बनाता है, प्लाज्मॉन्स बना रहा है। प्लाज्मॉन्स का मतलब होता है कलेक्टिव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो कलेक्टिव यूनिट है ना, इस तरीके से इसको बोल रहे हैं हम प्लाज्मॉन्स, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे।
तो एट रूम टेम्परेचर पे ये पर्टिकुलर मास क्या बना रहा है, प्लाज्मॉन्स बना रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास तभी जाके तो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद हमारे पास सुपर कंडक्टर बनाने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब ये डेमन पार्टिकल मासलेस है, जो कि मैं बता चुका हूँ, चार्जलेस है, और ये इंटरेक्ट नहीं करता है किसके साथ, लाइट के साथ। तो जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है, जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है कि एटम के पास मास होता है, चार्ज होता है, इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ, ये उस कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग से परे है, और जिस वजह से हम सुपर कंडक्टर्स को अचीव कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ यहाँ पे जो लास्ट आर्टिकल है हमारे पास, अफ्रीकन यूनियन ने क्या करा है, बार कर दिया है नाइजर को ओवर को। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि नाइजर में कू हुआ था, मिलिट्री कू हुआ था, और सीधे मिलिट्री का वहाँ पे क्या हो गया था, शासन आ गया था। अब इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन ने क्या कर दिया, नाइजर को हटा दिया है, अफ्रीकन यूनियन से नाइजर को हटा दिया है। तो नाइजर की लोकेशन हमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए नाइजर की जो यहाँ पे कैपिटल है नियामे है, ठीक है, तो ये नाइजर है, और नाइजर साहिल रीजन में पड़ता है। अब साहिल रीजन क्या होता है ना, ये आपको बताना है। देखिए साहिल नेशन क्या होते हैं, कितने साहिल नेशन है आपको ये बताना है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको बताना है, और यहाँ पे इकोवास लिखा हुआ है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, इसको भी आपको बताना है। तो आपको ये आज होमवर्क है, अफ्रीकन यूनियन के बारे में, साहिल नेशन के बारे में और इकोवास के बारे में आपको बताना है। आप सभी को पता है ये नाइजीरिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सारा डेजर्ट है, और ये नीचे इक्वेटोरियल रीजन है। कल हमने यहाँ पे पढ़ा था एक कंट्री के बारे में, जो ये कंट्री है इसके बारे में आपको बताना है। कल हमने इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे माली है, ये देख सकते हैं भी, अलग अलग तरीके, लीबिया है, अल्जीरिया है, इस तरीके से आप मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। और नाइजर एक लैंड लॉक कंट्री है, ये भी आप याद रखिएगा, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री क्या होती है, लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री जो होती है वो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है, और कहीं से भी उनके पास ओशन का एक्सेस नहीं होता है। तो आई होप इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा कंटेंट कैसे है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे एफर्ट से अगर थोड़ा सा भी आपको सहायता मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।